If you want to make India great, then definitely read the newspaper Equality and Justice Patiala, published daily. भारत को महान राष्ट्र बनाना है तो अम्बेडकरवादियों को एकजुट होना होगा, वरना आपका भविष्य अच्छा नहीं है। जय भीम दोस्तों, मैं नीरजा भारती आज आपके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा लेकर आई हूँ। स्रोत में पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट के खंड 1 और 2 शामिल है, जो भारत सरकार द्वारा 1980 में प्रकाशित किए गए थे। ये रिपोर्ट सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने, उनके लिए आरक्षण और अन्य कल्याणकारी उपायों की सिफारिशें करने के लिए आयोग द्वारा किए गए कार्यों और निष्कर्षों का विस्तार से वर्णन करती है। इसमें पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए अपनाई गई पद्धतियों, विभिन्न राज्यों में उनकी स्थिति का विश्लेषण और सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रतिनिधित्व से संबंधित डेटा भी शामिल है। इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल पटियाला से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आपकी जानकारी के लिए ही बनाई है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली रिपोर्ट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये है 1980 की पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, जिसे ज्यादातर लोग मंडल आयोग रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत बनाया था ये आयोग। इसके अध्यक्ष थे श्री बीपी मंडल। अच्छा। और इसका मुख्य काम था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अलावा जो दूसरे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, मतलब SEBCs, उनकी पहचान करना। ओके। और फिर उनकी तरक्की के लिए, उन्नति के लिए रास्ते सुझाना। मैंने पढ़ा कि रिपोर्ट की शुरुआत में ही एक बहुत बुनियादी बात कही गई है कि समानता केवल बराबर वालों के बीच होती है। बिल्कुल। असमानों के साथ समान व्यवहार करना असमानता को स्थायी बनाता है। तो क्या यही सोच इस पूरी रिपोर्ट की जड़ में थी? हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से रिपोर्ट का मूल मंत्र था। इसी सोच के आधार पर आयोग ने अपना काम आगे बढ़ाया। उनका काम एकदम साफ था। पहला, ये तय करना कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को मापने के लिए क्राइटेरिया क्या होंगे, पैमाने क्या होंगे। ठीक है। फिर इन पैमानों पर अलग अलग समुदायों की क्या स्थिति है, उसका आकलन करना, और आखिर में सरकारी नौकरियों में आरक्षण वगैरह जैसे ठोस उपाय सुझाना, जिससे उनकी उन्नति हो सके। ये पिछड़ेपन की पहचान करना, ये तो अपने आप में बड़ा मुश्किल काम रहा होगा। आयोग ने इसके लिए क्या तरीके अपनाए, क्या मानदंड थे? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती थी। आयोग ने देखिए पिछड़ेपन को सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं देखा, ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक तीनों पहलुओं को मिलाया। अच्छा, तीनों को? जी। और इसके लिए कुल 11 अलग अलग इंडिकेटर्स या कह लें मानदंड तय किए, और सबको अलग अलग वेटेज महत्व दिया गया। ओके। सबसे अहम बात शायद ये थी कि आयोग ने साफ माना कि भारत में जो सामाजिक पिछड़ापन है वो ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, उसको अलग नहीं कर सकते। इसलिए जाति को पिछड़ेपन की पहचान का एक मुख्य आधार माना गया। और ये सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं थी। अच्छा। हाँ, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दूसरे समुदायों में भी जो पिछड़ी जातियां या समूह थे, उनकी भी पहचान की गई। तो ये सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं रखा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इन सब मानदंडों के आधार पर जब आयोग ने सरकारी नौकरियों में इन वर्गों की हिस्सेदारी देखी, तो क्या तस्वीर सामने आई? क्या वो शुरुआती बात असमानता वाली वो सच साबित हुई? हाँ बिल्कुल। आंकड़े तो काफी चौंकाने वाले थे। वो उस असमानता को साफ दिखा रहे थे। रिपोर्ट ने पाया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में और जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी, हाँ, उनमें अन्य पिछड़ा वर्गों यानी OBCs का जो प्रतिनिधित्व था, वो उनकी अनुमानित जनसंख्या जो उस वक्त करीब 52% मानी गई थी। 52%, काफी ज्यादा। हाँ, काफी ज्यादा। उसके मुकाबले उनका प्रतिनिधित्व बहुत ही कम था। जैसे एक उदाहरण लें, क्लास 1 सर्विसेज, जो ऊंचे प्रशासनिक पद होते हैं जी, उनमें OBC का प्रतिनिधित्व सिर्फ 4.69% था, सिर्फ, जबकि SC/ST का मिलाकर करीब 18.71% था। अरे बाप रे, 52% आबादी और प्रतिनिधित्व 5% से भी कम। जी, तो ये साफ दिखाता है कि जो निर्णय लेने वाली जगहें हैं, जो प्रशासन के उच्च स्तर हैं, वहां OBC की मौजूदगी कितनी कम थी। ये उस गहरी असमानता का सबूत था जिसकी बात रिपोर्ट की शुरुआत में की गई थी। तो इस चिंताजनक स्थिति को देखते हुए आयोग ने क्या मुख्य सुझाव दिए? जाहिर है लक्ष्य तो उस असमानता को खत्म करना रहा होगा। हाँ बिल्कुल।
इसी असमानता को कम करने के लिए आयोग की जो सबसे बड़ी और सबसे चर्चित सिफारिश थी वो थी कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी सेवाओं में और पब्लिक सेक्टर में भी ओबीसीज के लिए 27% आरक्षण लागू किया जाए। 27%? जी। और साथ ही जो टेक्निकल और प्रोफेशनल शिक्षण संस्थान हैं जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज वगैरह, उनमें भी ओबीसीज के लिए 27% सीटें आरक्षित करने का सुझाव दिया। यहाँ एक सवाल मन में आता है, अगर ओबीसी आबादी लगभग 52% थी, तो आरक्षण सिर्फ 27% ही क्यों सुझाया गया? उससे ज्यादा क्यों नहीं? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसमें कुल आरक्षण पर 50% की सीमा लगाई गई थी, उसका ध्यान रखा। अच्छा, वो 50% वाली कैप? जी, क्योंकि एससी और एसटी के लिए पहले से ही 22.5% आरक्षण लागू था। हाँ, वो तो था। तो 50% की सीमा के अंदर रहते हुए ओबीसी के लिए ज्यादा से ज्यादा 27% ही बन पा रहा था। इसीलिए 27% की सिफारिश की गई, भले ही उनकी जनसंख्या का अनुपात इससे कई ज्यादा था। समझ गया। और हाँ, आरक्षण के अलावा भी आयोग ने कई और उपाय सुझाए थे, जैसे वित्तीय मदद देना, खास एजुकेशनल प्रोग्राम चलाना, स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना और यहाँ तक के भूमि सुधार जैसे ढांचागत बदलावों की भी बात की थी। क्या इन सभी सिफारिशों पर, खासकर ये 27% आरक्षण वाली बात पर, आयोग के सारे सदस्य सहमत थे या कुछ अलग राय भी थी? नहीं, पूरी तरह एकमत नहीं थे। आयोग के एक सदस्य थे श्री LR नाइक। उन्होंने एक असहमति नोट, मतलब एक डिसेंट नोट दिया था। अच्छा, उसमें क्या था? उनका मानना था कि ओबीसीज के अंदर भी काफी असमानता है, मतलब सभी ओबीसी एक जैसे पिछड़े नहीं हैं। तो उन्होंने सुझाव दिया कि ओबीसीज को 2 हिस्सों में बांटना चाहिए, एक मध्यवर्ती पिछड़े वर्ग, इंटरमीडिएट बैकवर्ड क्लासेस, और दूसरे दमित पिछड़े वर्ग, डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस। ओके, मतलब ओबीसी के अंदर भी वर्गीकरण। हाँ, और उनका कहना था कि आरक्षण का जो फायदा है वो पहले ज्यादा दमित वर्गों को मिलना चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर। लेकिन आयोग के ज्यादातर सदस्यों ने इस बंटवारे को अव्यवहारिक माना, प्रैक्टिकल नहीं माना और इसे खारिज कर दिया। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मंडल आयोग ने भारत में पिछड़ेपन को सीधे सीधे जातिगत सामाजिक ढांचे से जोड़ा। हाँ। 27% आरक्षण जैसे बड़े और ठोस कदम सुझाए। लक्ष्य था कि जो ऐतिहासिक रूप से असमानता चली आ रही है उसे कुछ हद तक कम किया जा सके। बिल्कुल सही, यही इसका सार है। इस रिपोर्ट ने ऐतिहासिक असमानताओं को स्वीकार किया और उन्हें दूर करने के लिए एक ठोस रास्ता सुझाया। इस रिपोर्ट को आए अब तो 4 दशक से ज्यादा हो गए। जी, काफी समय हो गया। तब से आज तक भारत का जो सामाजिक आर्थिक माहौल है वो काफी बदला है। तो ऐसे में ये सोचना भी जरूरी हो जाता है कि पिछड़ेपन की पहचान के वो पुराने तरीके, वो मानदंड और समानता लाने के लिए जो उपाय सुझाए गए थे, हाँ, वो आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं? क्या वो आज भी उतने ही लागू होते हैं या फिर बदलते हुए वक्त के साथ हमें कुछ नए तरीके, नए दृष्टिकोणों के बारे में सोचने की जरूरत है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर लगातार सोचने और बहस करने की जरूरत है कि क्या पुराने पैमाने आज भी फिट बैठते हैं या हमें नए समाधान खोजने होंगे। ये एक ऐसा प्रश्न है जो आज भी हमारे सामने। इसके साथ ही इस भाषण पर चर्चा खत्म होती है। इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चन्ने पटियाला से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और मैं नीरजा भारती आपसे इजाजत चाहते हैं। हम आपके लिए बाबा साहेब के भाषण और भाषणों का विश्लेषण लाते रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं आपकी रचनाओं पर चर्चा हो तो आप भी चर्चा करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ पारिश्रमिक देना होगा। दोस्तों, आप देखते रहें, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। हमें उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। यह आपका ही YouTube चैनल है इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला और हमारा WhatsApp नंबर है 9463601616। अब हम आपकी अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।